देखो यहाँ पर लिखो ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लिख लीजिए। दूसरा लिखिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, लिख ली होगी आपने आर्बिट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल या ये चीज लिख सकते हो। दूसरा लिखिए प्रोसीडिंग बिफोर, इसके बाद में लिखिए प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। देखो ये प्री के क्वेश्चंस है जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं। दोबारा लिखिए प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन constituted under Commission of Inquiry Act 1952। आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से लिखिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला लिखवाया मैंने आर्बिट्रेटिव ट्रिब्यूनल, दूसरा लिखवाया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, एफिडेविट लिखवाया था, कुछ पर्टिकुलर एक्ट, स्पेशल एक्ट लिखवाए थे आर्मी नेवी से रिलेटेड। अब चौथा लिखवाया था मैंने आपको प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। नाइन्थ लिखिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। डिपार्टमेंटल, आशा जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? प्रोसीडिंग। और उसके नेक्स्ट लिखिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ये सारे के सारे पूछे जा चुके पहले। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, फिर उसके नेक्स्ट लिखिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बगल में लिखना इन एजुकेशनल प्रोसीडिंग, मतलब जो एजुकेशनल प्रोसीडिंग होती है तो उनके अंदर डिपार्टमेंटल या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है। आपको पता है स्कूल के अंदर जब कोई ऐसा कुछ हो जाता है तो वहां पर मैनेजमेंट डांटता है, फटकारता है, तो वो एविडेंस मांगता है किस तरीके के, तो वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट मांगने की जरूरत नहीं है कि वही उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि वो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग थोड़ा होती है। तो इनके लिए हर एक के लिए केस आया हुआ है, और वो केस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर मान लो वो पूछने लग जाए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिखोगे क्या उसके अंदर, बड़े उसमें लेवल पे पूछ ले तो कौन कौन सी चीजें अप्लाई होती है और कौन कौन सी चीजें नहीं होती, तो फिर क्या क्या लिख सकते हैं। लिखिए पहला लिखिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग। हाँ, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, इसके लिए केस लिखिए लियोनार्ड, LEONARD, लियोनार्ड बेयरमैन यूनियन वर्सेस सेकंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। सेकंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। जहां पर ये जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है इसने क्या है, कुछ एविडेंस लिए एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इसको मना कर दिया, कह रहे भाई तुम जो हो, तुम्हारे द्वारा जो प्रोसीडिंग की जा रही है वो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। क्या नहीं है? जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, तो तुम्हारे द्वारा एविडेंस एक्ट भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था वहां पर क्या लिखा हुआ था, एविडेंस एक्ट कहां पे अप्लाई होता है, केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर ही अप्लाई होता है, और वो भी इन द कोर्ट और बिफोर द कोर्ट। लिख लीजिए ये किससे रिलेटेड है, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। एक मैंने लिखा था कमीशन वाला, कमीशन बताया था ना, कमीशन इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, स्पेशल एक्ट है, ध्यान रखना। इसके अंदर अगर कोई कमीशन जो है किसी पर्टिकुलर प्राइवेट डिपार्टमेंट से है तो उसके अंदर कोई एविडेंस लेने की बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि भाई साहब आप भी जुडिशियल प्रोसीडिंग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई कोर्ट नहीं हो। तो केस का नाम है LN ALLEN डेयरी एंड कंपनी वर्सेस
रिवाइवल ये है आपका 1960 का केस, 1960 का केस है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन की रिगार्डिंग कहा कि साहब आपके द्वारा भी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। तो फिर उन्होंने भी कहा कि भाई आज जब आप नहीं चला सकते तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट का भी यूज नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं करोगे। हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इनका खुद का प्रोसेस। सर एक बार ये वाला केस दोबारा ब्रीफ करना, क्लियर नहीं हुआ। किस चीज के बारे में बताना है? ये एलन वर्सेस विवान बॉस जो है, एलन बेरी एंड कंपनी, एलन बेरी एंड कंपनी वर्सेस रिवाइवल बॉस 1960 का केस है, जहां पर कमीशन की रिगार्डिंग बात की गई है। केस किससे रिलेटेड है? कमीशन ऑफ इंक्वायरी लिखा है ना एक्ट 1952 का। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिस प्रोसीडिंग का यूज कर रहे हो वो क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग तो है नहीं। आप अपनी तरफ से काम तो कर रहे हो, कार्रवाई तो कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तो यूज कर सकते हो, लेकिन किसका नहीं कर सकते? इंडियन एविडेंस एक्ट को यूज नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी अगर कोई करना चाहता है। ऐसे ही एक और है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इसके रिगार्डिंग भी लिखिए। शिशिर कुमार दास वर्सेस स्टेट, ये रेस कर दूं क्या? ये सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट है। शिशिर कुमार दास वर्सेस स्टेट 1955। इस केस में एजुकेशनल प्रोसीडिंग जो थी, क्या बोलते हैं उसे, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी इसके अंदर अप्लाई नहीं होती। ये ऊपर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। चलिए, यहां तक तो आपकी कुछ चीजें हो गई हैं। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। एजुकेशनल प्रोसीडिंग भी हो गई, मतलब ये क्या है यहाँ पर कुल मिला के अगर मैं जनरल सी बात करूं तो आपको बस इतनी सी बात समझ में आएगी, केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी उसी के ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग भी कैसी? कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग, और किसी की नहीं। बहुत एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग भी चलती है, अलग अलग तरीके के कोर्ट के साथ अलग अलग एविडेंस जाते हैं, वो इसके अंदर एस्टैब्लिश नहीं होगा। केवल ये अप्लाई होता है इंडियन एविडेंस एक्ट केवल किसमें? जुडिशियल प्रोसीडिंग के ऊपर, और वो भी कोर्ट के सामने, ठीक है। आर्बिट्रेशन, एफिडेविट और ये सारे के सारे जो प्रोसेस बताइए, ये सब एक्सक्लूड कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग जजमेंट, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया है। अब देखिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज। देखो सबसेक्शन नंबर 2 के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। 1938 का जो एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया, ठीक है। तो जब रिपील कर दिया उसमें पढ़ना तो कुछ नहीं है, बस ये आजकल क्या एक्ट के नाम भी पूछ देते, जैसे पिछली बार आईपीसी के बारे में पूछा था, आईपीसी के अंदर क्वीन की डेफिनेशन पूछी थी कि किस एक्ट से रिपील कर दिया गया हो, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 3 के बारे में। सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज। या डेफिनेशन क्लॉज बात देखिए, देखिए सबसे पहले इसमें डेफिनेशन की देखो, इसमें क्या क्या बता रखी है। पहले बताया कोर्ट की डेफिनेशन, दूसरा बताया फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट, ऐसे लिख लो, रिलेवेंट फैक्ट, और उसके बगल में फैक्ट एंड इशू। ये तीनों एक चीज से संबंधित है, इनका लिंक तीनों का एक साथ है, तो इनको एक साथ इंग्लिश।
चौथी बात लिखिए, तीसरा लिखिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। पांचवा लिखिए एविडेंस, और फिर इसको लिखिए प्रूव्ड, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, ये एक साथ पढ़े जाते हैं, नॉट प्रूव्ड। देखो इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है, सबसेक्शन नंबर, इसका फर्स्ट जो है एंट्री वो है कोड के रिगार्डिंग। कोड क्या बताती है इसके रिगार्डिंग की, कोड क्या बता रखा है इसमें देखिए, इंक्लूड ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, आर्बिट्रेशन। अभी पहले पढ़ा था ना कि आर्बिट्रेशन क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है, वो सेटलमेंट का काम करती है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर नहीं आती, तो वो कोर्ट भी नहीं है। तो इन्होंने क्या लिख दिया कि कोर्ट वो ही होगा, तो आपने पढ़ा ना कि वो कोर्ट जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग चलाएगा और उसी में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। ये कहां पे पढ़ा था कोर्ट के रिगार्डिंग सर तुमने, सेक्शन नंबर 1 में पढ़ा था, याद है कि नहीं है, भूल गए? सेक्शन नंबर 1 यही तो बता रहा था आपको कि बिफोर एनी कोर्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट, तो फिर क्या होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन इसमें क्या बता दिया अभी आपको, ये शब्द याद रखने हैं आपको, पहला है जजेस, सारे के सारे जजेस, दूसरा मजिस्ट्रेट, और क्या लिख दिया, पर्सन, पर्सन के लिए क्या लिख दिया, और पर्सन लेकिन ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है, लॉ के द्वारा ऑथराइज किए गए। लेकिन क्या ऐसा सफिशिएंट है क्या, बहुत सारी, ये क्या है अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है कोर्ट, क्योंकि ऐसे कमीशन भी हैं जहां पर सीपीसी और सीआरपीसी में भी इनके रिगार्डिंग प्रोविजंस बता रखे हैं। बताओ कहां पे बता रखा है कमीशन इशू करने के लिए, कि एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन इशू किया जा सकता है सीआरपीसी में। बताइए सर ऑर्डर 40 सीआरपीसी 271 है एक तो। 271 सही जगह पहुंचे हो, लेकिन हाँ 271 बिल्कुल सही बताएगा आप। पर वो ये नहीं कह रहा कि कमीशन इशू, लेकिन वो कहता है कि 271 के अकॉर्डिंग जो 1 है उसमें कमीशन कहां से इशू किया जाएगा, तो उसके लिए एक रिलेवेंट सेक्शन दिया उन्होंने, और क्या लिखा वहां पर 284 याद है, और 285 यहाँ पर तो कमीशन इशू करने की बात की है, लेकिन किस पर्पस के लिए कमीशन इशू किया जाएगा तो 284 बताना। चैप्टर नंबर 23 पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली जो है कोर्ट के अंदर सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट और वो पर्सन्स भी इंक्लूड होंगे जो कि लीगली ऑथराइज हैं एविडेंस देने के लिए। सपोज करो कोर्ट ने ही किसी व्यक्ति को भेज दिया, तो कोर्ट में जब किसी व्यक्ति को किसी पर्पस से भेजा एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, या किसी स्पेशल एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई ये ऑथराइज है एविडेंस देने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत है क्या? लेकिन आर्बिट्रेशन को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, ये इन्हें एग्जॉस्टिव, मतलब ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में डेफिनेशन, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे और कल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। मैं इसके रिगार्डिंग कल केस भी दिखाऊंगा आपको कोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हुई है, लेकिन आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।